हेलो बच्चों, वेलकम टू द सम कोचिंग सेंटर। मेरा नाम है सम कुमार राठौर, प्यार से आप मुझे एस के सर के नाम से भी जानते हैं। तो कैसे हैं आप लोग? कैसी चल रही है ज़िंदगी? बढ़िया चल रही है। देखो, पिछले हम लेक्चर अपने कर चुके थे, उसके आगे का आज हम पढ़ने वाले हैं अपने इस लेक्चर में। ठीक है, पिछले 2 दिनों से आपको लेक्चर नहीं मिले थे, कोई दिक्कत नहीं है, वो सब हम कवर कर लेंगे। अपना केमिस्ट्री का वादा मैंने लिया है, तो केमिस्ट्री मैं आपकी पूरी करवा के रहूँगा। ठीक है, तो आपको कोई टेंशन वाली बात नहीं है। लेकिन मेरा आपसे सवाल है कि जितना मैंने अभी तक पढ़ा है उतना क्या आपने रिवीजन किया है? उसके सभी के आपने हैंड रिटेन नोट्स बनाए हैं? अगर नहीं बनाया तो भाई देखो, बहुत गलत बात है। इतना तो आपको करना पड़ेगा कि नोट्स भी आपको बनाने पड़ेंगे और उसका रिवीजन भी करना पड़ेगा, जितना मैं आपको बता दूँ। तो ऐसा आप लोग कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? और मैंने क्वेश्चन भी अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दिए थे। क्या आपने उन क्वेश्चन की प्रैक्टिस की? मैंने पहले क्वेश्चन डाले थे, उसके नीचे उनकी आंसर की लगा दी थी। अब आप सोचेंगे कहीं और से लेके आए हैं, हाँ तो कहीं और से लेके आए हैं, लेकिन वो प्रैक्टिस करनी है आपको, उससे क्या लेना देना है। क्वेश्चन भी मैंने वहाँ पर डाल चुका हूँ। और रही बात कि अगर नोट्स नहीं बनाना चाहते हो तो वो भी पूरा मटेरियल पड़ा हुआ है मेरे टेलीग्राम चैनल पे। आप टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन हो जाइए, उस पर मैंने सब चीज़ डाल रखी है। और पहली बात तो देखो, आपको अगर नोट्स नहीं बनाने हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, नोट्स की आप टेंशन ना लो। नोट्स तो मैं पूरे वहाँ पर डलवा ही चुका हूँ, लेकिन जितना मैंने पढ़ा है उतना आप रिवीजन कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? बताओ। करना चाहिए यार, ये आपकी प्रायोरिटी है, फर्स्ट प्रायोरिटी है। ठीक है, एक बायनोमियल अप्रोक्सीमेशन का मैं आपको देखो बताऊँ कुछ, चलो रहने दो, कुछ छोड़ो, उसमें टाइम ही ख़राब होगा। वैसे तो यूनिट कन्वर्जन वाला ही आने वाला है हमारा, इसी में भी हम पढ़ेंगे यूनिट कन्वर्जन। हम कहेंगे अरे सर क्या बोल रहे हैं आप, वो तो फिजिक्स में पढ़ते हैं। लेकिन भाई आपकी केमिस्ट्री में भी थोड़ा सा यूनिट कन्वर्जन नाम से एक टॉपिक है, जिसमें आपको थोड़ा बहुत पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास मतलब जो लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था, उसी के आगे की आज हम चर्चा करते हैं। लास्ट क्लास में हम मूल कॉन्सेप्ट तक पहुंच गए थे, तो मूल कॉन्सेप्ट से थोड़े से आगे की आज हम चर्चा करते हैं थोड़ी बहुत। ठीक है, जितना कवर होता है आज उतना करेंगे। ठीक है, सबसे पहले मैं अगर आपको बता दूं कि अगर आपने अभी तक हमारे इससे पहले वाले लेक्चर नहीं देखे तो मैं आपको रिकमेंडेड करूंगा कि आप पहले वो लेक्चर देखें, उसके बाद आकर के ये वाले लेक्चर आप देखें। ठीक है, तो ये तो हमारा था अपनी इंट्रोडक्शन अभी तक का। और एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, और वीडियो को चाहे लाइक करो ना करो, लेकिन शेयर कर दो और भी लोगों के साथ, ताकि जिन लोगों को अभी तक यहाँ के बारे में पता नहीं है कि हाँ यहाँ पर फ्री सीरीज़ चल रही है केमिस्ट्री की, ताकि वो लोग भी आकर के देख सकें। ठीक है, तो चलिए पढ़ाई करते हैं स्टार्ट। देखो, मोल कॉन्सेप्ट के बारे में मैं आपको कुछ चीज़ें बता भी चुका हूँ, लेकिन कुछ सवाल की प्रैक्टिस मैं करवाऊँगा, इसलिए मैं दोबारा से कॉन्सेप्ट लेके आया हूँ। ठीक है, जैसा कि मैं आपको बता दूं कि आपने फॉर्मूला पढ़ाई है कि नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू गिवन मास इन ग्राम में और अपॉन मोलर मास इन ग्राम में, इससे अपने मोल निकलते हैं। मैंने एक रील भी इस पर बनाई थी कि हाँ अगर ऊपर ग्राम होता है नीचे ग्राम होता है तो मतलब उसमें मोल कहाँ से आ जाता है, तो ये भी मैंने पूरा एक्सप्लेन किया है अपनी एक रील में। अगर आपने नहीं देखी तो वो देख लीजिए। ठीक है, देखो सबसे पहले फॉर्मूला याद रखो। मोल निकालने का फॉर्मूला होता है ए एन से रिप्रेजेंट करते हैं मोल को। ठीक है, गिवन मास इन ग्राम अपॉन में मोलर मास। लोग कहते हैं कि ये भी ग्राम में, लेकिन ये होता है ग्राम प्रति मोल में। ठीक है, किस में होता है? इन ग्राम प्रति मोल में। अब आप अगर हमारे स्टूडेंट हैं तो आपको पता होगा कि यहाँ कैसे करके आता है, ग्राम से ग्राम कटने के बाद मोल कहाँ से आ जाता है। ठीक है, बाकी के बच्चों को नहीं पता होगा, हमें उनसे लेना देना भी नहीं है, लेकिन पता सबको होना चाहिए। एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, अच्छे अच्छे टीचर आपको घुमा सकते हैं। ठीक है, अब देखो सबसे पहले मैं एक सवाल बना देता हूँ आपके सामने। एक क्वेश्चन हमारा कुछ इस टाइप से रहने वाला है। कैलकुलेट, जितना पढ़ाया था पहले वो सब रिवीजन हो जाएगा एक ही क्वेश्चन में। कैलकुलेट द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन प्रेजेंट इन 880 ग्राम ऑफ CO2। ठीक है सर, ये है आपका सवाल, जवाब देना है आपको। करिए, सवाल मैंने आपके सामने बना दिया, पहले आप करिए, उसके बाद मैं करना स्टार्ट करता हूँ। सवाल आपको आपके सामने है, आपकी स्क्रीन पर है। टाइम आपको देते हैं हम 45 सेकेंड। 45 सेकेंड में अगर आप कर सकते हो तो करके दिखा दीजिए।
क्योंकि मैंने तो सब पढ़ा है तो आपको करना तो चाहिए। चलो तब तक आप अपनी कॉपी में सॉल्व करो, हम यहाँ पर सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। सबसे पहले हम देखो इसमें निकालेंगे मोल, क्योंकि 880 ग्राम हमारे लिए गिवन दे रखा है CO2। मोल का फॉर्मूला क्या होता है कि गिवन मास अपॉन में मोलर मास। मोलर मतलब गिवन मास हमारे लिए दे रखा है 880 ग्राम। जब आप CO2 का निकालेंगे मोलर मास, कैसे निकालते हैं? कार्बन का होता है 12, ऑक्सीजन का होता है आपका 16, 2 है तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि 12 प्लस में 32 इज इक्वल टू 44। मुझे तो याद था लेकिन मैंने आपके लिए निकलवा दिया, ठीक है, ताकि आपको ध्यान रहे। अपॉन में आ जाएगा आपका 44, यानी कि यही होता है मोलर मास। 44 दूनी 88, यानी कि 20 मोल आ गए आपके, ठीक है। कितने आ गए? 20 मोल आ गए हैं सर आपके, ठीक, बिल्कुल समझ गए सर। इसका मतलब है कि 20 मॉलिक्यूल ऑफ CO2, ये जो 20 मोल निकल गया है, इसका मतलब है कि 20 मॉलिक्यूल ऑफ CO2, ये जो 20 मोल निकल गया है, ये मैं 20 ही लिख रहा हूँ यहाँ पर, जेड मत समझ लेना, ठीक है। 20 मॉलिक्यूल ऑफ CO2 इसका मतलब होता है सर, ठीक है सर। अब मुझे निकालने हैं इसमें, देखो इस शब्द का मतलब क्या है, यहाँ पर जो हम बोल रहे हैं इस शब्द का मतलब क्या होता है। 20 मॉलिक्यूल ऑफ CO2 बोल रहे हैं, लेकिन इसमें अगर मैं पूछूं कि कितने एटम है, ठीक है, कितने एटम है आपके कार्बन के, कितने हैं ऑक्सीजन के, वो सब कैसे करके हम रिप्रेजेंट करेंगे। तो देखो कुछ इस टाइप से रिप्रेजेंट कर देंगे। जैसे अगर हम लिखेंगे कि 1 मोल एटम ऑफ कार्बन, CO2 में जो है 1 मोल एटम ऑफ कार्बन है, तो ये लिखना गलत है, हमें इसमें मल्टीप्लाई करनी होगी 20 से। किससे? 20 से, ठीक है। अब मैं अगर इसी में एक टाइप से ऐसे भी लिखूं, अब कि मैं अगर लिखूं यहाँ पर, तो मैं लिखूं ऑक्सीजन के लिए, देखो तो यहाँ पर हमारे लिए दिखाई दे रहे हैं कि 2 मोल एटम ऑफ ऑक्सीजन, तो केवल 2 मोल लिखना गलत है, हमें यहाँ पर 20 से मल्टीप्लाई भी करनी होगी, ठीक है। किससे? 20 से मल्टीप्लाई भी करनी होगी, ठीक। तो ये आपका सही करेक्ट लिखने का एक्सप्रेशन है। अब अगर इसमें बात करें हम, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन भी हमसे पूछा गया है, ठीक है, उसकी भी बात करते हैं सर। देखो अगर हम देखें तो यहाँ पर 20 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन दे रखा है आपका CO2 में, कितना? 20 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन आपका दे रखा है। कैसे दे रखा है उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। देखो 20 मॉलिक्यूल तो आपका CO2 से निकला ही है, क्योंकि हमारा 20 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन है, लेकिन अब हम जब टोटल करेंगे तो आप देखेंगे कि कार्बन के जो है वो 6 होते हैं इलेक्ट्रॉन, ठीक है, ऑक्सीजन के होते हैं 8, ठीक, और वहीं हमारे पास 2 ऑक्सीजन दे रखी है, तो यानी कि 8 और 2, 8 दूनी 16, और 16 और कार्बन के 6, यानी कि 16 6 22, तो हमें यहाँ पर 22 से मल्टीप्लाई भी करनी पड़ेगी। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब बात करते हैं आपकी प्रोटॉन्स की, ठीक है। 20 मोल ऑफ प्रोटॉन, 20 मोल ऑफ प्रोटॉन। देखो यहाँ पर क्योंकि कोई भी चार्ज तो है नहीं, तो जितने इलेक्ट्रॉन है उतने ही आपके प्रोटॉन हो जाएंगे, तो यहाँ पर भी आपको 22 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी मेरे लाल, ठीक है। अब बात करते हैं आपकी किसकी? न्यूट्रॉन्स की। न्यूट्रॉन को आपको कैलकुलेट करने पड़ेंगे, क्योंकि कार्बन में होते हैं ऐसे होता है दे रखा हुआ, तो 12 में से अगर 6 जाएंगे तो बचेंगे 6 न्यूट्रॉन, ठीक है। और अगर ऑक्सीजन देंगे तो 16 में से 8 जाएंगे, बचेंगे मतलब बचेंगे आपके 8 न्यूट्रॉन। दोनों को अगर कैलकुलेट करेंगे तो 6 हो गए आपके कार्बन के, ठीक है, और 8 हो गए आपके ऑक्सीजन की, क्योंकि 2 ऑक्सीजन है तो 8 दूनी 16 और 6 22। यहाँ पर भी आपको 22 से मल्टीप्लाई करनी होगी, 22 इंटू 20 मोल ऑफ न्यूट्रॉन, क्या? 22 मोल ऑफ न्यूट्रॉन। तो देखो एक ही सवाल में आपका मैंने हर वो चीज़ कवर करवा दी जो आपने अभी तक पढ़ी थी, ठीक है। इतने लेक्चर में आपने जितना सब कुछ पढ़ा था वो सब एक ही क्वेश्चन में आपका कवर करवा दिया है। क्वेश्चन आई होप आपको पसंद आया होगा, तो क्वेश्चन को नोट कर लो अपनी कॉपी में अच्छे से। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि इसी एक क्वेश्चन से आपका पिछले लेक्चर का सब रिवाइज हो गया है स्टूडेंट, ठीक है। तो आप इसको नोट कर लीजिए जल्दी से, उसके बाद हम आगे का पढ़ते हैं। क्या आगे का पढ़ेंगे, ठीक है। देखो एक फॉर्मूला और होता है नंबर ऑफ मोल का, वो भी आप नोट लगा के लिख लो यहाँ पर। नंबर ऑफ मोल ऑफ एक्स मान लो मैंने कोई एलिमेंट है, ठीक है। इसके अगर मुझे निकालना है तो मुझे क्या लिखना है फॉर्मूला कि गिवन ऑफ एंटिटीज, गिवन ऑफ एंटिटीज, इसे मैं n से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, अपॉन में आपका आ जाएगा अवोगाद्रो नंबर, ठीक है।
जिसे हम एन ए से रिप्रेजेंट करते हैं। ए भी एक आपका फॉर्मूला बन जाएगा। कुल मिलाकर के इसे ऐसे भी लिख सकते हैं कि स्मॉल एन इज इक्वल टू कैपिटल एन अपॉन में एन। ठीक है, ये ऊपर वाली वैल्यू आपको क्वेश्चन में दे रखी होती है। ठीक, ठीक है सर, बिल्कुल समझ गए। हाँ ऐसे कुछ आपको मैं कन्वर्जन्स बताऊंगा। ठीक है, उनसे आप ऐसे आपको यूनिटरी मेथड का प्रयोग भी नहीं करना पड़ेगा। जैसे अभी तक तो हमने यूनिटरी मेथड का मैंने आपको बताया है। ठीक है, लेकिन जो मैं अभी आपको कन्वर्जन्स बताऊंगा उसके बाद आप जो हैं डायरेक्ट सवाल को कर लेंगे। बस आपको वो है कन्वर्जन, वो आपको याद रखने पड़ेंगे। ठीक है, क्या करने पड़ेंगे? याद रखने पड़ेंगे। अगर आपने वो रख लिए तो आपको सवाल में यूनिटरी मेथड लगाने की कोई ज़रूरत नहीं होगी। आप सीधे सीधे एक सवाल को डायरेक्ट कर सकते हैं मेरे लाल। ठीक है, लाल पीले हरे सफ़ेद। ठीक, तो इसे मैं कर दूँ इरेज इतने बच्चों? कर देते हैं यार, कर देते हैं। इसके जहर चढ़ गया था, होश में आज तक न पाए, मस्त नजरों। और अभी तक आप इतना लेक्चर तो देख चुके हैं, लेकिन अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है। सोचो, अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया, बताओ कितनी गलत बात है। कर दो भैया यार, कर दो, लाइक वाइक तो कर दिया करो। बताओ, आपके लिए मास्टर इतना कर रहा है, बताओ, लेकिन आप हो कि सोचते हो कि पता नहीं क्या। आपके लिए ही तो हैं हम सब। हम टीचर, यूट्यूब के टीचर जितनी मेहनत करते हैं, हमारे लिए बस मोटिवेशन यही होता है कि हमारा अगर एक सब्सक्राइबर बढ़ता है हमें बहुत खुशी मिलती है। हमारे लिए अगर लाइक आते हैं, शेयर होती है हमारी वीडियो, व्यू आते हैं, बहुत हमें खुशी मिलती है। तो बस आप लोगों के ही ऊपर है। अब देखो मेन मुद्दे पे आते हैं। इस कंपैरिजन को मैंने क्या बताया कि इसे कैसे कर सकते हैं। देखो, मान लो सबसे पहले मैंने जो है, अगर मैं आपसे कहूँ कि मैंने मान लिया कि किसी भी एक्स एलिमेंट का मास यहाँ पर है, मास ऑफ एक्स। ठीक है, जे एक्स है यहाँ पर लिखा हो। ठीक है, अब मुझे निकालने हैं मोल। अब मुझे मोल निकालने हैं। अगर मेरे लिए मास दे रखा है और मुझे निकालने हैं मोल, तो मुझे इसमें डिवाइड करना पड़ेगा मोलर मास से। डिवाइड का साइन है, डिवाइड करना पड़ेगा मोलर मास से। ठीक है, समझ गए आप? बिल्कुल सर, समझ गए हैं हम। अब वहीं अगर मैं आपसे कहूँ कि मोल से अगर मुझे मास निकालना है, क्या मोल से अगर मुझे मास निकालना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? तो मुझे इसमें मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी मोलर मास से, मोलर मास से। ठीक है, समझ में आ गई बात? बिल्कुल सर, समझ गए। अब बात आती है कि हम जैसे मोल से मॉलिक्यूल कैसे निकालें। देखो, अगर मुझे ये जो x के मोल निकल के आए हैं, मोल ऑफ x, अगर मुझे इससे ही निकालने हो मॉलिक्यूल ऑफ x, यानी कि x के अगर मान लो मुझे मॉलिक्यूल निकालने हैं सर, तो कैसे करके निकालेंगे? देखो, जब मैं मोल से मॉलिक्यूल निकालूंगा तो मैं इसमें जो है मल्टीप्लाई करूंगा आपका Na से। किससे? Na से, यानी कि एवोगाद्रो नंबर से सर। और वहीं अगर मैं मॉलिक्यूल से आपके मोल निकालूंगा तो मुझे इसमें डिवाइड करना होगा एवोगाद्रो नंबर से। क्या डिवाइड करना होगा? एवोगाद्रो नंबर से। ठीक है, जो होता है हमारा 6.023 गुणा 10 की घात 23। 100 बार बता चुके हैं, आपको याद भी हो गया होगा। ठीक है, अब बात करते हैं एटम्स की। ठीक है, एटम, दिस इज नॉट आइटम, दिस इज कॉल्ड एटम, परमाणु। मान लो मुझे मॉलिक्यूल से निकालना है एटम, मॉलिक्यूल से मुझे निकालने हैं एटम, तो कैसे करके निकालेंगे? देखो, अगर मुझे निकालने हैं मॉलिक्यूल से एटम तो मुझे इसमें मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी एटॉमिसिटी से। क्या मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी एटॉमिसिटी से सर। ठीक है, बिल्कुल सर, समझ गए हम। अब भाई मैं आपसे कहूँ कि एटम से आपको मॉलिक्यूल निकालने हैं तो आपको करना पड़ेगा डिवाइड, फिर से मतलब डिवाइड करना पड़ेगा एटॉमिसिटी से। ठीक है, एटॉमिसिटी से। ठीक है सर, बिल्कुल, अब हम समझ गए। अगर मैं आपसे कहूँ कि मॉलिक्यूल से ही आपको इलेक्ट्रॉन निकालने हैं या प्रोटॉन निकालने हैं या फिर न्यूट्रॉन्स निकालने हैं, तो कैसे निकालेंगे? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन या फिर न्यूट्रॉन। अगर मैं बोलूँ आपसे इससे आपको इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन या फिर न्यूट्रॉन निकालने तो आप कैसे निकालेंगे? तो उसका भी ट्रिक है हमारे पास, सब है भाई, सब है। देखो, अगर मैंने आपसे बोला कि आपको मॉलिक्यूल से निकालने इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, तो आपको इसमें जो है मल्टीप्लाई करने की पड़ेगी नंबर ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल से। ठीक है, मल्टीप्लाई
नंबर ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल्स, ठीक है। वहीं मैं आपसे कहूँगी आपको इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन से मॉलिक्यूल निकालना है तो आपको डिवाइड करना पड़ेगा। क्या आपको करना पड़ेगा? डिवाइड नंबर ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल। तो स्टूडेंट ये आपका कंपैरिजन अगर आपने याद कर लिया तो सवाल में आपको यूनिट कन्वर्जन नहीं लगाना पड़ेगा। समझ रहे हैं आप? ठीक है। यहाँ पर मैंने x जो है इसे मैं यहाँ पर मॉलिक्यूल मान के चल रहा हूँ, इतनी बात ध्यान रखना, ठीक है। ऐसा ही बिल्कुल सेम मेथड आप एटम के लिए लगा सकते हैं, बस आपको x की मतलब x को मॉलिक्यूल नहीं एटम मान के ले चलना पड़ेगा, ठीक है। ठीक है सर, बिल्कुल समझ गए हैं अब हम। ठीक, समझ गए तो बढ़िया बात है। इतना नोट कर लो इसके लिए। इश्क था या जहर चढ़ गया था, होश में आज तक ना पाए, मस्त नजरों ना जाए। कुछ सवाल बनाते हैं आपके लिए, ठीक है। कुछ सवाल बनाते हैं हम आपके लिए, कुछ आप सुनाएंगे कुछ हम सुनाएंगे, बाकी सब कुछ भूल जाएंगे। दुनियादारी से लेना देना नहीं है, अपने काम से काम रखना है और मज़े से जीना है, ठीक है। क्वेश्चन मैं तब तक नीचे लिख देता हूँ, आप नोट करना, कोई दिक्कत नहीं, जगह है हमारे पास, ठीक है। मैं तब तक क्वेश्चन लिख रहा हूँ, आप नोट कर लो, ठीक है स्टूडेंट। क्वेश्चन मैं बना रहा हूँ कि द मोलर मास ऑफ फेरस सल्फेट, द मोलर मास ऑफ फेरस सल्फेट, ठीक है। सल्फेट का आपको बताना है मोलर मास। फार्मूला मैं आप पर लिख दे रहा हूँ, कुछ बच्चों को फार्मूला भी नहीं पता है तो वो मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, FeSO4 इंटू 7H2O। अब आप कहेंगे सर इतना आसान सवाल, तो देखो पहले निकालो तो। इसी में कई बच्चे मिस्टेक कर देते हैं, उन्हें सवाल आता है, आया हुआ है प्रीवियस ईयर में, ठीक है। तो इसलिए निकालो, मैं आपको साथ साथ सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है। ऑप्शन लिख दूँ क्या मैं? तब तक आप ऑप्शन भी टिक कर देना, कमेंट भी कर दिया करो। 152 ग्राम, 270 ग्राम, 137 ग्राम, 231 किलोग्राम, ना ग्राम ही सही है। आयरन का हमारा कितना होता है पता है? आयरन का होता है आपका 56 प्लस सल्फर का कितना होता है आपका 32, ऑक्सीजन का होता है 16, लेकिन 4 है तो 4 मल्टीप्लाई होगी। इस इंटू के साइन को क्या कहते हैं? इस इंटू का साइन को जब हम हटाते हैं तो यहाँ पर भी प्लस का साइन आ जाता है, +7, लेकिन वाटर का होता है 18, तो 7 गुना 18, ठीक है। ऐसे करके आप इसे लिख सकते हैं। अब इसे जोड़ो हम, 56 + 32, 6 दूनी 8, 5 3 8 प्लस 16 चौको 64 प्लस 18 7 कितने होते हैं? मुझे पहाड़ा आता नहीं है टेबल। 7 8 56, 6 हासिल 5 7 5 12, 126 हो गए इधर, ठीक है। हाँ ठीक है सर। अब जब आप इसे कैलकुलेट करेंगे तो आपका कैलकुलेट करने पर 270 ग्राम आ जाएगा। कितना? 270 ग्राम आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज योर करेक्ट आंसर, ठीक। समझ गया? ऐसे करके निकाल सकते हैं हम किसी भी कंपाउंड का मॉलिक्यूलर मास। क्या? मॉलिक्यूलर मास, ठीक। समझ गए? ओके सर, समझ गए हैं, समझ गए हैं। नोट करो इस सवाल को। एक और सवाल लिखो, व्हाट इज द mass of 0.5 moles of O3 molecules। अब बताओ, अभी मैं जो आपको कन्वर्जन सिखाया था उसी में से सभी सवाल हैं। कर सकते हो नहीं कर सकते इन सवालों को? बताओ। बिल्कुल सर कर सकते हो। देखो सबसे पहले तो O3 का निकालो मोलर मास। कहाँ गया O3? ये अपना O3 का जब आप मोलर मास निकालोगे तो आप एक का होता है 16, 3 का होता है 48, 16 3 48 आ जाएगा इसका, ठीक है। क्या बताया था मैंने कि अगर आपके लिए मोल दे रहे हो और मॉलिक्यूल निकालने हो, कहाँ गया? ये यहाँ पर मॉलिक्यूल लिखा है मेरे भाई, मॉलिक्यूल, मोले ना 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 ना, ये मोल ही है, ठीक है। मॉलिक्यूल तो इधर, मैं सोचा कि मैं कंफ्यूज हो गया, ठीक है। ये मॉलिक्यूल है आपका यहाँ पर, ठीक है। अब इसमें क्वेश्चन में आपके लिए दे रखा है कि व्हाट इज द मास निकालना है, ठीक है। जब हमारे लिए मोल्स यहाँ पर दे रखे हैं 0.5 मोल्स ऑफ O3 मॉलिक्यूल, मतलब O3 के मॉलिक्यूल के मोल से हमें, मतलब मोल से निकालने हैं मॉलिक्यूल, तो यानी हमें एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, नहीं करनी पड़ेगी? बताओ। तो जब हम इसका निकालेंगे, देखो WO3 इज इक्वल टू
कितने दे रखा है 0.5 गुणा में आ जाएगा आपका 48, ठीक है। तो जो है आपका यहाँ पर निकल आएगा, क्या निकल आएगा, मास निकल आएगा, ठीक है, मास निकल आएगा। क्योंकि हम यहाँ पर मॉलिक्यूल्स नहीं देखने, देखो हमें यहाँ पर देखना है मास और मोल का रिलेशन। देखो आप पढ़ो, देखो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो, व्हाट इज द मास ऑफ 0.5 मोल्स ऑफ O3 मॉलिक्यूल। यहाँ पर थोड़ी सी कंफ्यूजन हो गई, हमें रिलेशन देखना है मास और मोल्स में, ठीक है। अब ये देखो आप, ये है हमारा मास, ये है हमारे मोल्स, ठीक है, हो जाती है कंफ्यूजन। तो हमें अब निकालना है किससे, हमें निकालना है मास, किससे निकालना है, मोल ऑफ एक्स से, यानी कि हमें मोल रखे 0.5, अब हमें मास निकालना है, ठीक है। तो हमें किससे करनी पड़ेगी मल्टीप्लाई, मोलर मास से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, ठीक है। यानी कि 0.5 में इसके मोलर मास से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, इसीलिए मैंने आपके लिए O3 का पहले से मोलर मास निकलवाया। तो ये हम करेंगे 0.5 गुणा 48, तो आपका आएगा 540 के 0 वहाँ से लगे 4, 5 चौक 20 और 4 24, कुल मिला करके 24 आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है, 24 ग्राम, ठीक, बिल्कुल सर, समझ गए। नोट करो इस सवाल को। हर इश्क था या ज़हर था, होश में आज तक आना चाहे, मस्त नज़रों से अल्लाह बचाए, ओ हुस्न वालों से अल्लाह। देखो एक कॉन्सेप्ट आता है कि गैसेस के लिए हम कैसे निकालेंगे, गैसेस के लिए, ठीक, फॉर गैसेस, फॉर गैसेस, गैस में अगर हमें मोल वोल निकालने हैं तो कैसे करके निकालेंगे, ठीक है। तो फॉर्मूला सीधे याद रखो, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस, कोई मान लो एक्स गैस है यहाँ पर, ठीक है, एक्स गैस, इसके अगर हमें निकालने हैं मोल, क्या निकालने हैं, इसके निकालने में मोल, तो कैसे करके निकालेंगे, सिंपल बात, आपको जितना भी दे रखा हो गिवन वॉल्यूम, जो ये वॉल्यूम दे रखा हो इसका एक्स गैस का, अपॉन में इसका आ जाएगा मोलर वॉल्यूम, मोलर वॉल्यूम, यही आपका फॉर्मूला लग जाएगा, ठीक है, कोई टेंशन लेने वाली बात है नहीं। अब आप कहेंगे सर मोलर वॉल्यूम कितना होता है, तो मोलर वॉल्यूम भी हम आपको लिखवा देते हैं। मोलर वॉल्यूम का मतलब होता है कि नंबर ऑफ वन मोल ऑफ एनी गैस एज गिवन टेम्परेचर एंड प्रेशर, ठीक है, मतलब एक किसी भी गैस के एक मोल के गिवन टेम्परेचर एंड प्रेशर पे जो वॉल्यूम होता है उसे हम कहते हैं मोलर वॉल्यूम, ठीक है। लिखते हैं यहाँ पर नंबर ऑफ वन मोल ऑफ एनी गैस, वन मोल, ये लिखा है वन मोल ऑफ एनी गैस एट गिवन टेम्परेचर एंड प्रेशर, टेम्परेचर एंड प्रेशर, ठीक है सर। लेकिन सर इसकी वैल्यू तो बता दीजिए, हमें डेफिनेशन नहीं पूछी है हमने, तो ठीक है वो भी जान लो। देखो जो हमारी न्यू एसटीपी है उसके हिसाब से कितना होता है, अब आप तो रटा हुआ होगा आपको कि 22.4 लीटर होता है, लेकिन मैं अगर आपसे पूछ लूँ कि वो तो ओल्ड एसटीपी है, आपको पता था आज से पहले कि वो ओल्ड एसटीपी है या फिर न्यू, मैं आपसे कह रहा हूँ कि अभी मुझे न्यू एसटीपी के हिसाब से बताओ, स्टैंडर्ड एसटीपी का मतलब होता है स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर, न्यू एसटीपी के हिसाब से कितना होगा, तो बता पाओ, कुछ ही बच्चे बता पाएंगे जिनको पता होगा। तो देखो पूरी बात इसलिए मास्टरी के ऊपर भरोसा रखो, BM इज इक्वल टू 22.7 लीटर, ये होता है आपका न्यू एसटीपी के हिसाब से, ठीक है। लेकिन हम यूज़ करते हैं 22,400 ml यानी कि 22.4 लीटर, क्योंकि वो ओल्ड एसटीपी के हिसाब से, उससे हमारी कैलकुलेशन में सुविधा होती है। आप दोनों ले सकते हैं, जो आपका मन हो कोई भी ले सकते हैं आप, ठीक है। टेम्परेचर जो होता है इसमें वो होता है 273 केल्विन, और प्रेशर जो होता है वो होता है आपका 1 बार, ठीक है सर। ये है आपकी न्यू एसटीपी, ओल्ड एसटीपी भी लिखवा देते हैं, क्यों घबरा रहे हो, ठीक है। या तो आप इसका इस्तेमाल करो, मैं और करके लिख दे रहा हूँ, या फिर इसका इस्तेमाल करो। BM इज इक्वल टू 22.4 लीटर, कितना 22.4 लीटर, ध्यान रखो। टेम्परेचर जो होता है 273 केल्विन रहेगा, और प्रेशर जो हो जाएगा आपका यहाँ पर वो हो जाएगा आपका 1 ATM, या 1 ATM, ये आपकी है ओल्ड एसटीपी, ठीक है सर। बिल्कुल सर, समझ गए, एक एक बात आपकी क्लियर हो गई है, ठीक है सर, समझ गया सर। इतना नोट कर लो, यही है आपके लिए काम की चीज।
अब आपके पास NCERT तो होगी, क्योंकि मैं थ्योरी तो यहाँ पर पूरी नहीं लिखवा सकता हूँ। पहले इतना नोट करो, उसके बाद मैं बता दूँगी आपको NCERT में कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं, वो मैं आपको बता दूँगा, ठीक है। क्योंकि थ्योरी में आपको खुद रीड करनी पड़ेगी कि आपको कितना रीड करना है, क्या नहीं करना है, ठीक है। मैं यहाँ पर आपको हेडिंग लिखवा दूँगा कि आपको क्या क्या नहीं करना है, क्या क्या करना है, वो आप कर लेना अपनी NCERT से, ठीक है। तो NCERT बुक ले लेना आप, CBSE बोर्ड वाली जो न्यू एडिशन है, उससे आप पढ़ लेना। वरना मैं NCERT का PDF भी अपने टेलीग्राम चैनल पर डलवा दूंगा। आपको चिंता करने वाली कोई बात नहीं, हर मटेरियल मैं आपको दूंगा, बस आपको करना है वो सब कुछ, ठीक है। NCERT आपको खुद से रीड करनी पड़ेगी मेरे दोस्तों, खुद से। अब अरेज कर देते हैं, ऊपर से ऊपर का तो कर ही लिया होगा नोट, क्योंकि कुछ हिस्ट्री वगैरह है, हो सकता है वहाँ से क्वेश्चन बन जाए, तो हमें हर तरह से प्रिपेयर होना चाहिए, हर तरह से। हाँ, नीचे वाला भी रेस कर दूँ? बिल्कुल सर, कर दो, कर दे रहे हैं, कर दे रहे हैं। अब सर बोले ये बता दो हमें कि NCERT में क्या करना है, बस आप टेंशन ना लो, हैं ठीक है, नहीं लेंगे टेंशन। जब आप लोगों ने इतनी बात बोल दी है तो NCERT क्या फुल फॉर्म होती है इसकी? नेशनल काउंसलिंग एजुकेशन एंड आगे क्या होता है मुझे नहीं जाना है, क्या होता है NCERT फुल फॉर्म? नेशनल काउंसलिंग एजुकेशन एंड RT का मतलब क्या होता है पता नहीं है, छोड़ो रहेंगे, ठीक है। बात आती है कि NCERT में हमें क्या करना है। देखो सबसे पहले जो आपके रोल्ड हॉफमैन थे, केमिस्ट्री मतलब होता है केमिस्ट्री, जितना मैंने अभी तक पढ़ा है वो सब आपको हिस्ट्री पढ़नी है, ठीक है। उसके शुरुआत में ही आपका दे रखा होगा। देखो केमिस्ट्री मैंने आपको जैसा बताया था, केमिस्ट्री इज द साइंस ऑफ मॉलिक्यूल्स एंड देयर ट्रांसफॉर्मेशन, इट इज द साइंस एंड सो मच ऑफ द 100 एलिमेंट्स बट ऑफ द इन्फिनिटी वैरायटी ऑफ मॉलिक्यूल्स दैट मे बी बिल्ड फॉर देम। जो हमारे एक साइंटिस्ट थे रोल्ड हॉफमैन, उन्होंने यही बताया था कि केमिस्ट्री एक प्रकार की साइंस है। क्या है? साइंस, जिसमें हमें पता चलता है कि मॉलिक्यूल एंड उसके ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में। इट इज द साइंस नॉट सो मच ऑफ 100 एलिमेंट्स बट ऑफ द इनफाइनाइट वैरायटी ऑफ मॉलिक्यूल्स दैट मे बी बिल्ड फ्रॉम देम। मतलब यहाँ पर जो साइंस है इसकी, ये हंड्रेड्स ऑफ एलिमेंट की तो नहीं, लेकिन इन्फिनिटी ऑफ वैरायटी, मतलब इसके मॉलिक्यूल जो होते हैं इसकी इन्फिनिटी वैरायटी हैं, तो बहुत ज़्यादा अनंत है वैरायटी, वो सब के बारे में यहाँ पर बताया गया है, ठीक है। सबसे पहले तो आपके यही होंगे रोल्ड हॉफमैन, इनका आपको इंट्रोडक्शन पढ़ना है, जितना आपने दे रखा है उसमें NCERT में। रोल्ड हॉफमैन ये आपके साइंटिस्ट हैं, शुरुआत में दे रखा है इनके बारे में, ठीक है। उसके बाद आता है अपनी क्या आती है, डेवलपमेंट ऑफ केमिस्ट्री में हेडिंग लिख दे रहा हूँ, सब आपको पढ़नी है, ठीक है। डेवलपमेंट ऑफ केमिस्ट्री, और फिर उसके बाद में आता है आपका डेवलपमेंट ऑफ केमिस्ट्री में जितना भी है, मतलब मुझे लगता है यही सब हेडिंग में आता है। उसके डेवलपमेंट ऑफ केमिस्ट्री में ही बहुत कुछ है हमारा, ठीक है, कि केमिस्ट्री कैसे डेवलप हुई, इसमें बहुत सारे पॉइंट हैं आपके, सब आपको पढ़ने हैं। उसके बाद हो सकता है क्वेश्चन बन जाए यहाँ से कि केमिस्ट्री की इंपॉर्टेंस क्या है। मैं ये पॉइंट भी आपको यहीं पर लिखवा दे रहा हूँ, ठीक है। इंपॉर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री, एक है पढ़ना है आपको लास्ट में, इंपॉर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री। ये जो डेवलपमेंट ऑफ केमिस्ट्री है इसमें बहुत सारा वो आपको पढ़ना है सर। इंपॉर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री, केमिस्ट्री की इंपॉर्टेंस क्या है। देखो केमिस्ट्री की हमारी कई जगह इंपॉर्टेंस होती है, जैसे फर्टिलाइजर में होती है, ठीक है, इंसेक्टिसाइड में होती है, पेस्टिसाइड में होती है, फंजीसाइड में होती है आपकी, और प्रिजर्वेशन में होती है, ड्रग्स में होती है, पॉलीमर्स में होती है, सोप बनते हैं एंड डिटर्जेंट बनते हैं। ये सब आपके बनते हैं तो केमिस्ट्री से ही हैं। केमिस्ट्री के कंपाउंड से बनते हैं, केमिस्ट्री के सोल्यूशन से मिलते हैं, केमिस्ट्री के केमिकल से बनते हैं। केमिस्ट्री के नाम में ही आ रहा है केमिकल्स, क्या? केमिकल्स, केमिस्ट्री, ठीक ठीक है सर, समझ गए हम, ठीक। तो लिख भी लेते हैं यहाँ पर कि इंपॉर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री क्या है। फर्टिलाइजर में होता है इसका इंपॉर्टेंट, फर्टिलाइजर में यूज होता है, और आपका होता है इंसेक्टिसाइड में, पेस्टिसाइड में, इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड, फंजीसाइड, फंजीसाइड, ठीक है। और जो है आपका प्रिजर्वेशन में, ड्रग्स में, प्रिजर्वेशन, ड्रग्स, प्रिजर्वेशन ड्रग्स हो गए आपका, ठीक है। और पॉलीमर्स हो गए आपके, पॉलीमर्स, सोप हो गया आपका, सोप एंड डिटर्जेंट, ठीक।
इतना सब कुछ हो गया आपका इसके बारे में। सोप एंड डिटर्जेंट ये सब हो गए आपकी इंपॉर्टेंस हो गई केमिस्ट्री की, कि इसकी ये सब होते हैं इंपॉर्टेंस, ठीक है। फिर वेल नोन एग्जाम्पल ऑफ हेल्थ केयर, कुछ जो होते हैं हेल्थ केयर में भी यूज होते हैं, जैसे कि यहाँ पास सिस्प्लेटिन हो गया। सिस्प्लेटिन इज डिस्कवर्ड बाई बार्नेट रोजनबर्ग, यूजफुल फॉर कैंसर थेरेपी, टैक्सोल कैंसर थेरेपी। एजेटी जो होती है एजिडोथायमिडिन हेल्पिंग एड्स ट्रीटमेंट, मतलब कुछ जो होती हैं इनसे क्वेश्चन बनाया देखो प्रीवियस ईयर में। ये मैं आपको लिखवा देता हूँ यहाँ पर, सही बात आ गई, एक सही पॉइंट आ गया हमारे सामने एक। अब मेरे पास तो है भी एनसीईआरटी, लेकिन मैं पूरी आपको यहाँ पर रीड तो नहीं करवा सकता, जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो मैं लिखवा दे रहा हूँ, और जो आपको पढ़ना है वो मैं आपको यहाँ पर ले आया हूँ, ठीक है। देखो जो हमारी सिस्प्लेटिन होती है, सिस्प्लेटिन इसकी जो डिस्कवरी की थी, डिस्कवर्ड बाय किसने की थी? बार्नेट रोजनबर्ग ने। किसने? बार्नेट रोजनबर्ग ने। इनके एक तो नाम भी अजीब होते हैं, बार्नेट रोजनबर्ग ने इसकी डिस्कवरी की थी, ठीक है, सिस्प्लेटिन की। ध्यान रखना सिस्प्लेटिन का जो होता है यूज्ड फॉर कैंसर थेरेपी, ठीक है। टैक्सोल टाइप का कैंसर होता है उसमें इसका यूज होता है, यूज्ड फॉर कैंसर थेरेपी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सवाल बन सकता है यहाँ से, ध्यान रखना, ठीक है। जिसे हम टैक्सोल कैंसर थेरेपी भी कहते हैं, कैंसर थेरेपी भी कहते हैं, ठीक है। अब आती है हमारी एजेटी, जिसे हम एजिडोथायमिडीन भी कहते हैं। एजेडी जिसे हम क्या कहते हैं? एजिडोथायमिडीन, ठीक है। इसका जो होता है इस्तेमाल किसमें होता है? इसका इस्तेमाल होता है एड्स के ट्रीटमेंट में। किसमें? एड्स के ट्रीटमेंट में होता है, ठीक है। हेल्पिंग इन एड्स ट्रीटमेंट, ठीक है सर, हम समझ गए, बिल्कुल ठीक है, बढ़िया बात है। अगर आप समझ गए हैं तो इतना नोट कर लो, सही है। कुछ एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन के भी एग्जाम्पल है, मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ। एग्जाम्पल ऑफ एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन। सबसे पहले नंबर पे तो आती है आपकी CFC, जिसे हम क्लोरोफ्लोरोकार्बन या फिर फ्रियोन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? CFC। क्या कहते हैं इसे? CFC। इसे कहते हैं क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जो AC से निकलती है, जिसकी वजह से ही आज इतनी गर्मी का हमें सामना करना पड़ रहा है। जो लोग AC में बैठते हैं उनके लिए तो मज़े हैं, सही है, लेकिन जो बेचारे बाहर रहते हैं आज, मतलब AC की वजह से इतनी ये गर्मी बढ़ी है। लोग कहते हैं कि AC से ठंडा रहता है, उससे जो एक गैस निकलती है आपकी क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जिसे हम फ्रियोन कहते हैं, ये आपकी ओजोन को क्षति पहुंचाती है बहुत, ठीक है। क्या? ओजोन को आपके जो है क्षति पहुंचाती है बहुत, ठीक है। रेस्पॉन्सिबल फॉर ओजोन डिप्लीशन, रेस्पॉन्सिबल फॉर ओजोन डिप्लीशन, ठीक है। और इसके बाद आती है आपकी पॉलीथीन हो गई, ठीक है, और पेट्रोल हो गया, लीड पेट्रोल, जिसे आपकी पॉलीथीन, ठीक है, ये सब आपकी बनती तो इसी थिंग है। और लीडेड पेट्रोल एक्सेट्रा, तो एक जो है एनवायरमेंटल को डिग्रेडेशन करने के भी एग्जाम्पल हैं आपके। इतना कर लो नोट, तब तक इसमें डालते हैं हम इंक, ठीक है। हरे इश्क थाया ज़हर चुराता, होश में आज तक आरा पा, मस्त नज़रों से आया। मुझे लगता है भाई खराब हो गई है।
और मैंने आपको कुछ होमवर्क भी दिया था कि आपको एलिमेंट्स के 20 तक तो जो है आपको विद एटॉमिक मास एंड एटॉमिक नंबर तक याद होना चाहिए। 30 तक आप मतलब वैसे केवल एटॉमिक नंबर याद कर लो, एटॉमिक मास की कोई जरूरत नहीं, लेकिन 20 तक तो मैंने आपसे कहा था कि सभी एलिमेंट आपको याद होने चाहिए। क्या आप करके लाए? बताओ। नहीं लाए ना? करके लाए हो? अरे वाह यार, तुम लोग तो काम करने लगो, इसका मतलब बढ़िया बात है, बढ़िया बात है। इतना तुम लोगों ने नोट कर लिया होगा। आशिकी कातिलों की पहले हम करते हैं कुछ क्वेश्चन की प्रैक्टिस। नेक्स्ट लेक्चर से कुछ आएगा यूनिट कन्वर्जन वाला, ठीक है? उसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। कुछ क्वेश्चन मैं आपके लिए बना देता हूँ। ठीक है, इतना मैं कर दे रहा हूँ। अब इरेज क्या कर देना है इसे? इरेज। एनसीईआरटी मैंने भी, जब देखो अब आपको बता दिया कि आपको खुद से पढ़ना है। इतना अपने आप भी तो कुछ करोगे कि मैं ही करवा दूँ? सब बताओ। एनसीईआरटी तो मैं पूरी यहाँ पर ला नहीं सकता हूँ। डिजिटल बोर्ड होता है, चलो पढ़ा भी देता है उस पर, लेकिन आप लोग सपोर्ट ही नहीं कर रहे हो यार, क्या किया? ठीक है, अब चलो हो गया है इतना। अब कुछ क्वेश्चन करते हैं प्रैक्टिस, क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं। उसके बाद जो है मेन चीज़ होती है हमारे क्वेश्चन की, हमारे क्वेश्चन ही आएंगे एग्जाम में। ठीक है, कुछ क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ, कुछ क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पर लिखवा रहा हूँ, वो आपको बताने करने हैं। ठीक है, कि विच ऑफ द एग्जाम्पल ऑफ होमोजीनस मिक्सचर का एग्जाम्पल बताना है आपको। इनमें से कौन सा? ऑप्शन नंबर ए है आपका ऑयल एंड वाटर। बी वाला जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका एयर। सी वाला हो जाएगा आपका सैंड एंड सॉइल। एंड डी ऑप्शन जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका सैंड एंड वाटर। ठीक है, ठीक है सर। सैंड एंड सॉल्ट है यहाँ पर लिखा हुआ। ठीक, बताओ इसका आंसर, बताओ जल्दी से। 10 सेकेंड है आपके पास। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। इतना इजी सब तो सवाल था आपका। इसके बाद अगर हम चलें आगे, आपको बताना है प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन। ठीक है, क्वेश्चन है हमारा, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन आर प्रेजेंट इन हैवी वाटर। सही लिख रहा हूँ मैं क्वेश्चन? हाँ सही है, सही। हैवी वाटर। ठीक, अब आप सर कहेंगे यहीं पर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, बोले सर वाटर तो सुना है लेकिन हैवी वाटर क्या होता है? मतलब भारी पानी भी होता है क्या? कितना भारी होता है सर? 1 किलो वजन होता है उसका, 2 किलो होता है, कितना होता है? तो देखो सुनो, हैवी वाटर का जो आपका फार्मूला होता है वो होता है आपका कुछ इस टाइप से, D2O। जो आपका मेन वाटर होता है उसका फार्मूला होता है H2O। लेकिन जो आपका भारी पानी होता है, मतलब हिंदी में तो भारी कहेंगे शायद, हैवी वाटर जो होता है इसका फार्मूला होता है आपका D2O। क्या होता है? D2O। ठीक है, अब हमें निकालने हैं इसमें। ठीक है, डी का जो होता है कुछ इस टाइप से होता है हमारा। ठीक है, जिसे हम ड्यूटेरियम भी कहते हैं। और ऑक्सीजन का तो आपको पता है कुछ इस टाइप से होता है, 8O16। अब हमें इसमें निकालने हैं आपके। अब तो आप निकाल सकते हैं इलेक्ट्रॉन भी, प्रोटॉन भी, न्यूट्रॉन भी। इलेक्ट्रॉन कितने हैं इसके? इलेक्ट्रॉन अगर आप देखें तो 1 होता है ड्यूटेरियम का और 8 होते हैं ऑक्सीजन के। तो कुल मिला करके आपके कितने हैं?
क्योंकि डी जो है आपके पास 2 दे रखे हैं, ठीक है, एक है डी का, यानी कि 1 गुणा 2 कर दो, 1 गुणा 2 प्लस के 8 यानी कि 10 हो जाएंगे आपके इलेक्ट्रॉन। ठीक भाई, अगर मैं प्रोटॉन की बात करूँ तो 1 और 8 दे रखे हैं, भी 1 है ड्यूटेरियम का और 8 है प्रोटॉन मतलब ऑक्सीजन के, लेकिन ड्यूटेरियम वाले 2 दे रखे हैं, तो हम वही करेंगे 1 गुणा 2 प्लस में 8, प्रोटॉन भी हो जाएंगे आपके 10। न्यूट्रॉन की बात करो, न्यूट्रॉन इसमें जो है ड्यूटेरियम में 2 में से 1 गया, 1 ही है इसमें, ठीक है, और ऑक्सीजन में जो है आपके 16 में से 8 गए 8, तो क्योंकि हमारे लिए 2 हैं हमारे पास मतलब वो ड्यूटेरियम, तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 1 गुणा 2 प्लस में 8, सबका अपना 10 10 10 आ गया आंसर। क्या आ गया? 10 10 10 आ गया आंसर। ये भी आपका देखो रिवीजन हो गया। ये बताओ अच्छे, द मास ऑफ एन एटम, द मास ऑफ एन एटम ऑफ सोडियम इज, ऑप्शन नंबर मैं आपके लिए लिख दे रहा हूँ 23 AMU। इसमें देखते हैं कितने बच्चे करते हैं सवाल सही, ठीक है। 23 ग्राम, 46 AMU एंड 12 ग्राम। बताओ भाई, इस सवाल का जवाब अगर मैं कहता हूँ, मान लो अगर मैं चैलेंज कर रहा हूँ, हटाओ, अगर 50% जनता ने भी इसका सवाल सही कर दिया तो मैं मान जाऊँगा। बताओ बताओ इसका आंसर बताओ कि द मास ऑफ एन एटम ऑफ सोडियम इज, सोडियम के एक एटम का मास कितना होता है सर? बताओ बताओ। अब आप कहेंगे सर आपने कंफ्यूज कर दिया यार, बोले बताओ 23 AMU और 23 ग्राम क्या होता है, कुछ समझ नहीं आया, तो मैंने पढ़ाया है, बताओ क्या होता है इसका आंसर। सुनो, कभी भी हम यहाँ पर 23 ग्राम नहीं लेते हैं, ठीक है, मास को यहाँ पर 23 ग्राम नहीं हो। जितने भी लोगों ने 23 ग्राम ऑप्शन लगाया है वो सब लोग गलत हैं। अपने आप को ध्यान रख लो कि हाँ 23 ग्राम हम कभी नहीं लिखेंगे, जो मास होता है वो हमेशा AMU में आता है, एटॉमिक मास यूनिट में, तो इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, ठीक है। जितने लोगों ने ए ऑप्शन लगाया बहुत बढ़िया, आपकी पढ़ाई बढ़िया चल रही है, ठीक है। इतना कर लो नोट, उसके बाद और वो आपको ध्यान नहीं है, ध्यान है, मैं सब रिवीजन करवा दूंगा आपका कि एक AMU या फिर एक यूनिफाइड मास इज इक्वल टू होता है 1.67 गुणा 10 की पावर -24 ग्राम। ये ध्यान है आपका या नहीं है ध्यान? ये भी ध्यान रखना चाहिए, कई बार इस्तेमाल हो गया आपका। आशिकी करते लोग की नजरों से अल्लाह बचाए। एक क्वेश्चन और लिखता हूँ, देखो, द वॉल्यूम ऑक्युपाई बाय 4.4 ग्राम ऑफ CO2 8 STP इज, वॉल्यूम बताना है हमें कि कितना है इसके पास, ठीक है। CO2 के पास वॉल्यूम जो है वो कितना है 8 STP पे। देखो इसका सिंपल सा फॉर्मूला होता है अपना, ध्यान रखो, वॉल्यूम इज इक्वल टू CO2, जो भी हमारे लिए दे रखा है गिवन, कितना दे रखा है गिवन वेट अपॉन में मोलर वेट 44 होता है, गुणा में आपको कर देने STP पर कितना होता है वॉल्यूम 22.4 लोगे कि 7 लोगे, चलो 4 ही ले ले रहे हैं आपके हिसाब से। पॉइंट हटाया, नीचे 0 लाया, 44 से 44 कट गया, यहाँ पर एक पॉइंट लगा के जब कट मतलब पॉइंट लगाओगे 10 से, यहाँ पर 22.4 है क्योंकि यहाँ पर एक पॉइंट इधर आ जाएगा हमारा, तो यानी 2.24 कितना लीटर में है, लीटर में ही आएगा, सही है। तो ये हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर, कर लो इतना नोट। और बाकी यूनिट कन्वर्जन तो हम बाद में पढ़ेंगे, कुछ एक दो क्वेश्चन और कर लो, उसके बाद क्लास करते हैं, ठीक है।
मास पता करना है हमारे लिए। फाइंड मास ऑफ 18.066 गुणा 10⁻23 मॉलिक्यूल ऑफ NH3। बस एक बात बताऊँ, मैंने अभी तक कभी भी मैंने अभी कंपैरिजन वाले फॉर्मूला के बाद मैंने तो उनका इस्तेमाल किया नहीं, मैं तो सीधे अपनी यूनिटरी मेथड से ही करता हूँ। तो आप लोगों को जो अच्छा लगे, मैंने दोनों करवा दिए, आपको जो अच्छा लगे आप उससे कर सकते हो, ठीक है। जो आपको अच्छा लगे आप उससे कर सकते हो। ये सवाल है, ये करो, लास्ट सवाल है आज का, कर लो इसके लिए, फिर एंड करते हैं इसको। देखो जैसा कि आप जानते हैं कि 17 ग्राम जो होता है हमारा अमोनिया का, जब हम निकालोगे एटॉमिक मास, तो नाइट्रोजन का होता है आपका कितना 14, और एक हाइड्रोजन का होता है 1, और है 3, तो 3 से कर देंगे मल्टीप्लाई, यानी कि 17 ग्राम इसका निकल के आता है हमारा। कितना आता है? 17 ग्राम निकल के आता है। अब अगर आप देखें तो 17 ग्राम में जो होता है 17 ग्राम अमोनिया के कितने मॉलिक्यूल होते हैं? Na, यानी कि 6 Na मॉलिक्यूल। कुल मिलाकर के 17 ग्राम अमोनिया के जो होते हैं आपके 6 गुणा 6.023 गुणा 10⁻23 मॉलिक्यूल होते हैं। अब हमें निकालना कितना है? क्या निकालना है? मास निकालना है इतने मॉलिक्यूल में, क्योंकि 18,000 में वो 18.066 गुणा 10⁻23 मॉलिक्यूल दे रखे हैं, तो हमें ये वैल्यू जो है यहाँ पर ही तो पुट करनी पड़ेगी। तो अभी तक तो हमारे 6 गुणा 10⁻23 में इतने ग्राम है, ठीक है। तो हम इसे यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे कि 17 ग्राम में, तो फिर मतलब इतने ग्राम में कितना होगा, मतलब इतने मॉलिक्यूल में कितना होगा। तो 17 बटे में जो 6.023 आ जाएगा आपका नीचे, 6.023 गुणा 10⁻23, और ये जो मैं लेके आ रहा हूँ 18.066 गुणा 10⁻23 आ जाएगा आपको मल्टीप्लाई में 18.066 गुणा 10⁻23 ग्राम अमोनिया जो है वो आपका है कितने में? 18.066 गुणा 10⁻23 मॉलिक्यूल में, ठीक है, मॉलिक्यूल में। अब इसे आप कैलकुलेट कर लो, आपका आंसर निकल आएगा। अगर नहीं कैलकुलेट कर रहे हो तो मैं ही कर दे रहा हूँ। 10⁻23 से 10⁻23 आपका देखो कट जाएगा, कट जाएगा नहीं कट जाएगा। जब आप इसे काटोगे तो आपका कुल मिलाकर के 3 आएगा। कितना आएगा? 3 आएगा आप, ठीक है, क्योंकि आप देखो 6 3 18 होते हैं, तो 17 3 51 हो जाएगा आपका, यानी कि 17 3 51 ग्राम अमोनिया आपका वही, यही हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर, ठीक, यही हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। देखो पीछे के भी सब कॉन्सेप्ट मैंने आपको याद दिलवा दिए। तो ये आपके क्वेश्चन थे। अगले लेक्चर से अब हम पढ़ेंगे कुछ बेसिक मैथमेटिक्स, इसमें भी है आपकी, उसके बारे में अब हम पढ़ेंगे, ठीक है। अगले लेक्चर से, नेक्स्ट लेक्चर से पढ़ेंगे इसके बारे में, ठीक है। बिल्कुल बेसिक से पढ़ाऊंगा मैं आपको, वो सब ध्यान रखना है आपको, वो सब मैं आपको बिल्कुल बेसिक से पढ़ाऊंगा, ठीक। तो आई होप इस लेक्चर को आपने समझा होगा, जो भी मैंने पढ़ाया है वो आपको समझ में आया होगा। क्वेश्चन भी मैंने आपको सब करवा दिए हैं। तो मेरी तरफ से आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। लेक्चर पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को शेयर कर दो। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए पढ़ते रहो, हंसते रहो, मस्त रहो, खुश रहो। जय हिंद, जय भारत।